हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में, जिसमें हम बायोलॉजी के सारे टॉपिक कवर करेंगे एक एक करके जो एसीएफ रेंजर के सिलेबस में दिया गया है। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र। आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन तंत्र में सभी अंग आते हैं जहाँ से भोजन होकर गुजरता है और उसका पाचन होता है। तो ये जो तस्वीर में दिखाई दे रही है, लेफ्ट और राइट, एक साइड बना हुआ है पेन से और एक साइड बना हुआ है कंप्यूटर से। देख सकते हैं आप। सबसे पहला है मुंह, फिर वहाँ से ग्रसनी से होते हुए भोजन जाकर श्वास नाल में जाता है। ये है मुंह, फिर ये है ग्रसनी, फिर ये वाला ग्रास नाल और ये वाला अमाशय। फिर उसके बाद ये छोटी आंत। छोटी आंत बहुत लंबी होती है, बस इसे समझाने के लिए छोटा बनाया गया है। फिर उसके बाद यहाँ से बड़ी आंत, फिर उसके बाद गुदाद्वार। तो इन्हीं सब अंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ये सब आहार नाल के भाग हैं और इससे जुड़े हुए ग्रंथियाँ भी होती हैं, जैसे अग्नाशय ग्रंथि, यकृत, ये सभी, इस सब के बारे में स्टडी करना है। चलिए शुरू करते हैं आहार नाल के बारे में। आहार नाल में पहला है मुंह। मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसमें लार निकलती हैं। लार भोजन को चिकनाहट प्रदान करती है। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, टायलिन और एमाइलेज एंजाइम, जो भोजन के कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। भोजन में कई प्रकार के तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सभी होते हैं। जिसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन कौन करते हैं? टायलिन और एमाइलेज एंजाइम। लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। हम जो भोजन करते हैं उसमें कई प्रकार के जीवाणु होते हैं, उसमें लाइसोजाइम जो होता है लार में उपस्थित, यही जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। अब देख लेते हैं दांत के बारे में। तो हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला है कृतनक, जिसे इंसीजर कहते हैं, जिसका कार्य होता है काटना एवं कुतरना। अगर आपको रस्सी काटने बोल दिया जाए दांत से, तो आप कृतनक दांत के जरिए ही रस्सी को काटेंगे। रदनक जो है कैनिन, जो नुकीला होता है, सबसे नुकीला दांत होता है। इसे चीर फाड़, विशेषकर मांस को चीर फाड़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। अग्र चवर्णक होता है प्रीमोलर, और चवर्णक होता है जो कैनिन के बाद में मिलते हैं। ये सभी दांत भोजन को पीसने का कार्य करता है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कौन सा इंसीजर है, कौन सा कैनिन है, कौन सा प्रीमोलर है और कौन सा मोलर है। तो यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ये इंसीजर, ये स्टार्टिंग के 4 होते हैं, और उसके बाद ये जो नुकीला दिखाई दे रहा है यहाँ और यहाँ, ये है आपका कैनिन। ये जो तस्वीर में भी यहाँ दिखाई दे रहा है कैनिन। फिर उसके बाद कि ये 2 प्रीमोलर यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रीमोलर, ये दोनों प्रीमोलर। उसके बाद के वाले मोलर, ये सभी दांत मोलर दांत कहलाते हैं, चवर्णक। तो ये हो गया दांत का टाइप और उसके डिटेल। अब उसके बाद देख लेते हैं दंत सूत्र। हमारे मुंह में जो दांत होते हैं उनके सूत्र होते हैं, जो छोटे बच्चे में अलग होते हैं, किशोर में अलग होते हैं और वयस्क में अलग होते हैं। तो बच्चों में टोटल दांतों की संख्या होती है 20। अगर बात करें 0 से 12 वर्ष के बच्चे में, तो टोटल दांतों की संख्या है 20। किशोर जो 12 से 19 वर्ष के अंतर्गत आते हैं, उनमें टोटल दांतों की संख्या हो जाएगी 28। और उसके बाद जो वयस्क हैं 19 प्लस, उनका दांतों की संख्या होती है टोटल 32। अब किस प्रकार से होते हैं उनको देख लेते हैं। इंसीजर जो है बच्चों में ऊपर 4 और नीचे 4, स्टार्टिंग के जो 4 दांत होते हैं काटने के जो कार्य करते हैं, ऊपर 4 नीचे 4। और जो कैनिन है, जो नुकीला होता है सबसे, ये वाला ऊपर 2 नीचे 2। और प्रीमोलर बच्चों में अनुपस्थित होता है, और मोलर 4 रहते हैं ऊपर और नीचे, टोटल 20 दांत रहते हैं। बात करें किशोर की, तो इंसीजर ऊपर में 4 नीचे में 4, कैनिन ऊपर में 2 नीचे में 2, प्रीमोलर 4 ऊपर 4 और नीचे 4। यहाँ डिफरेंस हो जाता है बच्चों और किशोर में, यही प्रीमोलर में। जैसे ही 12 वर्ष के बाद अगर हम दौर से गुजरें, तो प्रीमोलर दांतों का आना शुरू हो जाता है, और मोलर 4 तो रहते ही हैं बचपन से ही। टोटल 28 हो जाते हैं किशोर में। और वयस्क में इंसीजर 4 ऊपर और 4 नीचे, और कैनिन 2 और 2 नुकीले जो दांत हैं वो वयस्क में ऊपर 2 और नीचे 2। अब प्रीमोलर 4 और 4, और मोलर 6 और 6। यहाँ डिफरेंस है
28 और 32 में 4 के यही है कि यहाँ 2 और 2 ऐड हुआ है ऊपर नीचे, जो एकदम लास्ट एंडिंग में रहते हैं, वही दांत बहुत लेट से आते हैं। तो टोटल 20, 28 और 32 होते हैं बच्चों, किशोर और वयस्क में। तो यह है हमारा दंत सूत्र, इसे आप याद कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं। ये तस्वीर है, इसके ज़रिए भी आप समझ सकते हैं। अगर इस तरीके का शेप होता है दांत का, लेकिन इसे अगर स्ट्रेट कर दिया जाए तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये स्टार्टिंग के 4, ये है इंसीजर, और ये वाला नुकीला जो है ये सब, ये है कैनिन, उसके बाद ए और ए प्रीमोलर, उसके बाद है फिर ये मोलर। उसके बाद देख लेते हैं दांतों के बारे में ही। बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं जिन्हें दूध के दांत, प्राथमिक दांत या अस्थायी दांत कहते हैं, क्योंकि एक बार टूटने के बाद फिर दोबारा आते हैं, इसलिए इन्हें दूध के दांत, प्राथमिक दांत या अस्थायी दांत कहते हैं। वयस्क में 32 दांत पाए जाते हैं जिन्हें द्वितीयक दांत या स्थायी दांत कहते हैं, क्योंकि यह और नहीं टूटता और उसके टूटने के बाद दोबारा नहीं आता अगर टूट भी जाए तो। वयस्क मनुष्य में 8 इंसीजर, 4 कैनिन, 8 प्रीमोलर और 12 मोलर दांत पाए जाते हैं, टोटल 32। मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार आते हैं, इसलिए द्विबार दंती कहलाते हैं। एक बार अस्थायी दांत टूट जाता है बचपन में, उसके बाद दोबारा आता है, इसलिए मनुष्य को द्विबार दंती कहते हैं। मनुष्य के दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए विषम दंती कहलाते हैं। कहीं कैनिन है तो कहीं इंसीजर है, कहीं प्रीमोलर तो कहीं मोलर, इसलिए विषम दंती कहलाते हैं। मनुष्य की दांत जबड़े की हड्डी के गर्त में लगे होते हैं, इसलिए गर्त दंती भी कहलाते हैं। ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है व्यापम में भी। दांतों का इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। हमारे पूरे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ अगर कोई है तो है इनेमल, जो दांतों में रहता है। शाकाहारियों में रदनक दांत अनुपस्थित होता है। रदनक दांत जो होता है नुकीला होता है, जिस मांस को चीर-फाड़ करने के लिए रहता है, और इसीलिए शाकाहारियों में यह दांत अनुपस्थित होता है। इसके स्थान पर एक रिक्त स्थान पाया जाता है, गैप रहता है, जिसे दंतावकाश कहते हैं। उदाहरण के लिए खरगोश और हाथी और हिरण को अगर देखें दांत को, तो यहाँ जो कैनिन दांत होता है नुकीला, उसके स्थान पर गैप पाया जाता है, अवकाश दांत के बीच में। बच्चों में अग्र चवर्णक दांत पूर्णतः अनुपस्थित होता है, जिसे प्री मोलर भी कहते हैं। किशोर में 4 चवर्णक दांत अनुपस्थित होते हैं, जिन्हें अक्लदाड़ कहते हैं। अब देख लेते हैं ग्रसनी के बारे में। तो ग्रसनी किसे कहा जाता है? तो ग्रसनी कहा जाता है जो नासा छिद्र होते हैं यहाँ मुंह से लगा हुआ थोड़े से अंदर जाने पर, तो नासा छिद्र और श्वास नाल के जो कंबाइंड है, जहाँ से भोजन होकर गुजरता है, उस क्षेत्र को कहते हैं ग्रसनी। ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, यहीं पर को कहते हैं, ये वाले एरिया को ग्रसनी अंदर में जो दिखाई दे रहा है, जहाँ से ये यहाँ पे नासा छिद्र होते हैं और वहाँ से भोजन होते हुए श्वास नाल के जरिए अंदर जाता है, तो एक कंबाइंड एरिया को ग्रसनी कहा जाता है। अब ग्रसनी के बारे में देखते हैं। ग्रास नाल, ग्रसिका व श्वास नाल के संयुक्त क्षेत्र को ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी में काकला की अलजीवा यूवुला नामक रचना लटकी रहती है, जो भोजन करते समय या पानी पीते समय आंतरिक नासा छिद्रों को बंद करने का कार्य करता है। ये जो दिखाई दे रहा है गोल टाइप यहाँ निकला हुआ, तो ये कहलाता है यूवुला अलजीवा। उसका काम यही होता है, इसलिए लटकी रहती है वहाँ पर कि भोजन या पानी पीते समय जो आंतरिक नासा छिद्र रहते हैं उसी के आसपास उसको बंद करने का कार्य करते हैं। ये हो गया हमारा ग्रसनी के बारे में। अब देख लेते हैं ग्रास नाल, जिसे ग्रसिका भी कहा जाता है। ग्रसिका आहार नाल का वह भाग है जिसमें भोजन का बिल्कुल भी पाचन नहीं होता है। ये है पूरा ग्रास नाल, यहाँ से यहाँ तक आमाशय के जाते तक, यहाँ इसको कहते हैं ग्रास नाल, जिसे ओएसोफेगस भी कहा जाता है इंग्लिश में। ग्रसिका आहार नाल का वह भाग है जिसमें भोजन का बिल्कुल भी पाचन नहीं होता। ग्रास नाल में बिल्कुल भी पाचन नहीं होता, जहाँ से आमाशय में जाता है उसके बाद से ही भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। एक तस्वीर में आप देख भी सकते हैं, जो स्टोमक लिखा हुआ है यही है आमाशय, और यहीं से भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। तो इस तस्वीर में आप स्पष्ट देख सकते हैं, यहाँ माउथ है, फिर ये वाला एरिया माउथ है, फिर उसके बाद का नीचे का एरिया है, ये वाला है श्वास नाल,
सॉरी आहार नाल। फिर उसके बाद है ये वाला, ये जो ऑरेंज कलर में है, येलो नहीं, ये ऑरेंज कलर में जो है वो है अमाशय। अरे जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है यह है यकृत। और ये जो अंदर हल्का येलो दिखाई दे रहा है वह है ये वाला इंटेस्टाइन लिखा हुआ, ये है छोटी आंत। और ये जो बड़ी मोटी दिखाई दे रही है ऑरेंज कलर की, ये वाली है बड़ी आंत। तो आप देख लेते हैं अमाशय के बारे में। अमाशय जिसे स्टोमक भी कहा जाता है, ये वाला जो अभी बताया मैंने। अमाशय में उपस्थित पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। अमाशय में उपस्थित रेनिन एंजाइम दूध को दही में बदलता है। दो प्रकार के एंजाइम हैं इसमें। पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, अभी मैं बताया कि भोजन में विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है, वसा होती है। तो ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन का पाचन करती है। अमाशय में उपस्थित रेनिन एंजाइम दूध को दही में बदलता है। अब देख लेते हैं कुछ और पॉइंट। बच्चों में रेनिन एंजाइम पाया जाता है जबकि वयस्कों में रेनिन एंजाइम अनुपस्थित रहता है। देख लेते हैं रेनिन एंजाइम के बारे में। रेनिन एंजाइम जो है दूध को दही में बदलता है, लेकिन बच्चों में पाया जाता है और वयस्कों में नहीं पाया जाता है। वयस्कों में उसके स्थान पर HCl का निर्माण होने लगता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहा जाता है। HCl का निर्माण अमाशय में उपस्थित अम्लीय कोशिकाओं के द्वारा होता है। अमाशय में उपस्थित मुख्य कोशिका या जायमोजन कोशिकाएं निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती हैं। अमाशय के चारों ओर उपस्थित श्लेष्मा की झिल्ली अमाशय को स्वपाचन से। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि अमाशय में मतलब जो पेट है, स्टोमक है, उसमें जो भोजन हम करते हैं, जैसे कि मांस वगैरह खाते हैं तो मांस पच जाता है, पर हमारे पेट में जो अमाशय है वो भी एक प्रकार का मांस ही है, लेकिन वो पचता नहीं है। तो क्यों नहीं पचता है? तो आप यही आंसर है इसका कि अमाशय के चारों ओर उपस्थित श्लेष्मा की झिल्ली अमाशय को स्वपाचन से रोकती है। जो अमाशय है, पेट है अंदर में, उसमें श्लेष्मा की झिल्ली लगी हुई है, उसी की वजह से अमाशय स्वपाचन नहीं कर पाती है, जबकि दूसरा मांस जो खाया जाता है उसको पाचन कर लेता है। यही आंसर है इसका। छोटी आंत, इसके 3 पार्ट हैं, गृहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। गृहणी उस भाग को कहा जाता है जो जहाँ से स्टार्ट होता है छोटी आंत, यहाँ से, तो वहाँ पर एक यू आकार की नलिका होती है और वहीं नलिका के पास ही अग्नाशय ग्रंथि लगी होती है, इसी को गृहणी कहा जाता है। ये यहीं पे देख लीजिए, ये यहाँ पे जो यू आकार की नलिका स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, तो इसके जस्ट पीछे वाले पार्ट में अगर देखें तो यहाँ पे लगा हुआ है अग्नाशय ग्रंथि। यू आकार की नलिका के पास ही लगी होती है अग्नाशय ग्रंथि। अब देख लेते हैं अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। तो अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। आप सभी को पता ही होगा कि अग्नाशय से कई प्रकार के रस निकलते हैं जो पूर्णपाचक रस भी कहलाते हैं। गृहिणी एक यू आकार की नलिका होती है जिसमें अग्नाशय ग्रंथि लगी होती है, इसी को गृहिणी कहा जाता है। जो यू आकार की नलिका होती है उसी को, जिसमें अग्नाशय ग्रंथि लगी होती है। अरे जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है यही है अग्नाशय। ये जो अजीब टाइप से थोड़ा दिखाई दे रहा है, इसे पैनक्रीज भी कहा जाता है। यही है अग्नाशय। इससे कई प्रकार की रसेस निकलती हैं। अग्नाशय रस में देख लेते हैं कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो भोजन को अलग अलग भाग का पाचन करते हैं। तो भोजन में होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए अग्नाशय में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। यह कई क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको लिस्ट जरूर कर लें, इसको कहीं पर लिख जरूर लें। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम होता है। वसा को पचाने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। और प्रोटीन को भाग को पचाने के लिए प्रोटोएज या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज नामक एंजाइम होता है। और न्यूक्लिक अम्ल को पचाने के लिए न्यूक्लिएज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। इसलिए अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। यह अभी एक दिवसीय एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि पूर्ण पाचक रस कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस निकलता है। अब देख लेते हैं यकृत के बारे में। यकृत जो कि सबसे बड़ा ग्रंथि है। यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस का संग्रह पित्ताशय में होता है। ये तस्वीर में क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये लीवर है, ये वाला पार्ट, और ये जो ग्रीन में दिखाई दे रहा है ये है पित्ताशय, और ये जो येलो टाइप दिखाई दे रहा है ये है अग्नाशय। तो यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस का संग्रह पित्ताशय में होता है।
यहाँ से निर्माण होने के बाद जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है यहीं पे यह संग्रह हो जाता है। पित्तरस मल पदार्थों को पीला रंग प्रदान करता है। हमारे जो मानव शरीर से जो मल पदार्थ निकलते हैं वह जनरली पीला कलर का ही होता है। तो उसका कारण यही है कि पित्तरस की वजह से ही भोजन का रंग पीला हो जाता है तथा वसा का पैसीकरण भी करता है पित्तरस। पित्तरस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, जबकि अग्नाशय रस में सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पित्तरस में 2 वर्णक पाए जाते हैं, एक बिलीरुबिन पीला रंग और दूसरा बिलीवर्डिन हरा रंग। तो ये जो पीला रंग है बिलीरुबिन, इसी के खराब हो जाने से ब्लड में पीला कलर फैल जाता है और यकृत के खराब होने से जो बिलीरुबिन है यही फैलना स्टार्ट हो जाता है ब्लड में और आदमी का शरीर पीला पीला दिखाई देता है और पीलिया बीमारी हो जाता है, जिसे पीलिया कामला या जॉन्डिस रोग कहते हैं। तो यही कारण है पीलिया होने का। यकृत के खराब हो जाने से बिलीरुबिन जो है पीले कलर का होता है, एक एंजाइम है, सॉरी एंजाइम नहीं है, एक वर्णक है। तो यह फैल जाता है ब्लड में, जिससे पीलिया टाइप का होना स्टार्ट हो जाता है और पीलिया ही हो जाता है, जिसे जॉन्डिस रोग भी कहते हैं। अब देख लेते हैं बड़ी आंत। तो बड़ी आंत ये जो बड़ा मोटा कलर में दिखाई दे रहा है, ऑरेंज कलर में ही है बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलन स्तर पर एक अवशेषीय अंग पाया जाता है, जिसे कृमि रूपी परिशोषिका कहते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। बड़ी आंत में जल व औषधि का अवशोषण होता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। बड़ी आंत में जल व औषधि का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में ई कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है, यह भी कई बार एक दिवसीय एग्जाम में पूछा गया है। पचित भोजन मलाशय में इकट्ठा होता रहता है और अंत में गुदा द्वारा विसर्जित कर दिया जाता है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत में डिफरेंस ये रहता है कि छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, लगभग 6 मीटर से 6.5 मीटर के आसपास होती है, और बड़ी आंत की लंबाई कम होती है, लगभग 1 से 1.5 मीटर के आसपास होती है। और एक और डिफरेंस होता है कि बड़ी आंत की मोटाई अधिक होती है छोटी आंत से, और छोटी आंत की कम होती है बड़ी आंत से। शाकाहारियों की आहार नाल मांसाहारियों की तुलना में अधिक लंबी होती है। ये जो आहार नाल है मुंह से लेकर गुदा द्वार तक पूरा, तो इसकी बात करें तो शाकाहारियों के आहार नाल जो है मांसाहारियों की तुलना में अधिक लंबी होती है। इसका कारण यह है कि शाकाहारी भोजन में सेल्यूलोज उपस्थित होता है, जिसके पाचन के लिए अधिक लंबी आहार नाल की आवश्यकता होती है। उसके बाद है सेल्यूलोज दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। यह पादपों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। खरगोश सेल्यूलोज का पाचन न होने के कारण अपने ही मल पदार्थों को वापस खा जाता है। खरगोश जो प्राणी है यह अपने ही मल पदार्थों को तो फिर से खा लेता है, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज का पाचन पूर्ण रूप से एक बार में नहीं हो पाता है। इस प्रक्रिया को स्वमल भोगिता कहा जाता है। जीवित अवस्था में आहार नाल की लंबाई 5 से 6 मीटर होती है और मृत्यु के पश्चात इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर हो जाती है। आहार नाल जो मुंह से स्टार्ट होकर गुदा द्वार तक समाप्त हो जाती है, जनरली यही लेंथ रहती है 5 से 6 मीटर संकुचित अवस्था में, और मृत्यु के पश्चात इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर हो जाती है। पचित भोजन में स्केटॉल, इंडोल, क्रिसाल नामक रसायनों के बन जाने के कारण मल पदार्थों से बदबू आती है। यही कारण है कि मल पदार्थों से बदबू आती है। यही कुछ रसायन है, स्केटॉल, इंडोल, क्रिसाल, इसके बन जाने के कारण मल पदार्थों से बदबू आती है। आहार नाल को शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहते हैं। और थोड़ा एक पॉइंट और है, देख लेते हैं इसको। यहाँ अग्नाशय रस, ये जो अग्नाशय रस है इसी के एक भाग में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है, जिसमें से अल्फा कोशिकाएँ, बीटा कोशिकाएँ और गामा कोशिकाएँ होती हैं। जिसमें से बीटा कोशिकाएँ से एक इंसुलिन निकलता है, और यही इंसुलिन अगर कम निकलना चालू हो जाए तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ब्लड शुगर बीमारी हो जाता है। तो ये अग्नाशय के खराब हो जाने के कारण लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के खराब हो जाने के कारण ही ये जो शुगर की बीमारी होती है इसी के कारण होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले अगले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।